नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में जीएसटी संग्रह बढ़ाने और भविष्य के सुधार को लेकर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में व्यापारियों और बड़े उद्योग समूह के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है और राज्य में जीएसटी काउंसलिंग में भी पूर्व में जो बैठक हुई थी उसके निर्णय सकारात्मक रहे हैं। राज्य में जीएसटी संग्रह जो है वो बढ़ रहा है और भविष्य में क्या नए सुधार किए जाने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करके सभी व्यापारियों और सभी बड़े उद्योग समूह के साथ चर्चा कर एक साझा रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। तो देहरादून से ये खबर है, जहां जीएसटी संग्रह बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्री की बैठक हुई है और व्यापारियों के साथ तैयार की जा रही है नई जो रणनीति। ये वित्त मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि व्यापारी और बड़े उद्योग समूह के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए और जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है, ये भी वित्त मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई। तो चलिए बात चंपावत की कर लेते हैं। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर बड़ी दुर्घटना हो गई है। सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच 9 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक मैक्स जीप टनकपुर पूर्णागिरि रोड पर लगातार हो रही बरसात से उफान पर आए करोड़ा जो नाला है वो बहने लग गया और घटना की सूचना मिलते ही टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने एसडीआरएफ और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान जो है वो शुरू कर दिया, जिसमें 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिन्हें उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेज दिया गया है। उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई और वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार बनी मैक्स जीप में जनपद उधम सिंह नगर के तीर्थ यात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंचे चंपावत जनपद के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। वाहन में कुल 9 लोग जो थे वो सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से उपचार के दौरान एक बालिका की मृत्यु हो गई है। जीप में सवार 2 लापता तीर्थयात्रियों की जो खोजबीन है वो लगातार जारी है। वहीं इस घटना में रेस्क्यू कर बचाए गए तीर्थयात्री सोनू ने बताया कि वाहन में उनके परिवार के 6 लोग जो है वो सवार थे, जिसमें एक 14 वर्षीय बालिका की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी भी लापता है। साथ ही उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट मौजूद रहे। तो ये घटना काफी दुखद है। आपको बताते चले कि टनकपुर से ये खबर है, जहां पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर एक बहुत बड़ी ये दुर्घटना हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश बरसात की वजह से जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से अपने उफान पर है और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पानी की बहाव में जो जीप है वो बहती हुई नजर आ रही है, जिसमें 9 लोग सवार थे। वही आपको बताते चले कि यात्रियों में भरी मैक्स जीप जो है इसमें लोगों को जो लोग सवार थे उनको उपचार के लिए भेजा गया है और एक की मौत हो गई है और 2 लापता तीर्थयात्री जो हैं उनकी लगातार यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के द्वारा जो खोजबीन अभियान है वो लगातार यहाँ पर जारी है। वहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मैक्स वहाँ पर गिर गई, जिसमें 9 लोग सवार थे। सूचना प्राप्त वहाँ के प्रशासन द्वारा हमसे एम्बुलेंस की मांग की गई, तो एम्बुलेंस हमने वहाँ भेज दी गई। तो मैं खुद मौके में नहीं गया वहाँ पर। दुर्भाग्यवश एक महिला की, एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 मिसिंग है, 6 को रेस्क्यू कर दिया गया। मैंने अस्पताल में उनका हालचाल भी जाना और डॉक्टरों से बातचीत भी हुई मेरी। मैंने पूछा कि अगर उनको रेफर करने की जरूरत है तो हमारे हॉस्पिटल में वो रेफर कर सकते हो। ऐसा कोई स्थिति है नहीं। अब जो रेस्क्यू का काम है, जो मिसिंग है, उनका कार्य एसडीएम टनकपुर द्वारा किया जा रहा है। जैसे भी कुछ हमारी तरफ से कोई भी आवश्यकता होगी तो तत्काल प्रभाव। देखिए वो मौजूद थे वहाँ पर। उसमें यह है कि थोड़ी सी लापरवाही ड्राइवर की ही रही कि वहाँ पर बोर्ड, चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए हैं कि अगर नाला ज़्यादा बहाव में होता तो वहाँ से ना जाए। फिर भी मैंने वहाँ पर उनको कह दिया कि वहाँ की पुलिस को और जो होमगार्ड्स वहाँ पर तैनात है कि अगर वहाँ पर ज़्यादा बहाव हो जाता है तो हम बैरिकेड लगाकर कोई भी ऐसे वाहन को वहाँ से गुजरने दें। सर दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे
गाड़ी बह गई पानी में। तो इसमें 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। लगभग 9:45 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे एक पूर्णागिरी की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद तिरुड़ा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, SDRF थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला है जो बिटिया है जिसकी जो डेथ हुई है और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारे जितने भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं इनको रिकवर कर सकें। अभी तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफ़र किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स को रेफ़र किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी में 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नाग पंचमी का पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है नाग पंचमी पहुंचे, माफ कीजिएगा, नाग मंदिर पहुंचे हैं, जहां नाग मंदिर पर स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्ध अभिषेक किया और नाग देवता का दर्शन किए। इस मौके पर नाग मंदिर समिति ने 15वां श्रीमद् भगवत कथा, ज्ञान यज्ञ कथा और विधि विधान के साथ संपन्न किया है और इस दौरान श्रद्धालुओं ने मनौती भी मांगी। इस मौके पर मंदिर समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि नाग उनके कुल देवता हैं। जो कोई भक्त इस मंदिर से सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मुराद जो है वो अवश्य पूरी होती है। नाग मंदिर समिति के सदस्य होशियार सिंह थापली ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी गौरव उनियाल ने बताया कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये नाग पंचमी का पर्व हर वर्ष जो है यहाँ पर मनाया जाता है और इसको जो है लोगों की बहुत आस्था है नाग देवता पर। क्षेत्र का ये हमारा कुल देवता है और स्थान देवता भी यही है। तो यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे मसूरी, जौनपुर, जौनसार, देहरादून, विकास नगर, सहारनपुर, पूरे क्षेत्र से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नागराजा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 500 साल पुराना ये मंदिर है, अपना इतिहास है इस मंदिर का, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसका बहुत पुराना इतिहास है। उस टाइम मसूरी भी नहीं हुआ करता था, मसूरी तो बहुत बाद में बसा है। ये सारा जो है ग्राम क्यारकुली की ही पूरी ये होती थी, पूरा एरिया। और इसमें जो है यहाँ पर जो गायें यहाँ चरने आती थी, जंगल, यहाँ पूरा जंगल होता था इसमें गाँव के ऊपर। राधे राधे और भगवान नागराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाग पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर में भागवत भी करवाई जा रही है, जो नाग देवता मंदिर समिति के द्वारा कराई गई है। और आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ मतलब 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिर में भगवान नागराज के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि इस क्षेत्र के ये सिद्धपीठ है यहाँ नागराज देवता का, भद्राज देवता का, और ये क्यारी गांव, भट्टा गांव के जो इष्ट देवता हैं उनका यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ ये विशेषकर इन्हीं के लिए नहीं, सभी जगह के लिए कोई भी भक्त यहाँ पर आ सकता है दर्शन करके। और भगवान नागराज आज नाग पंचमी के दिन क्या है, जो आपका काल सर्प योग है कुंडली में, तो उसका पूजन करवा के आज यहाँ मंदिर में अगर आप पूजन करवा रहे हो तो वो काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। खटीमा में थारू जनजाति के किसान एसडीएम रविंदर सिंह बिस्ट से मिले। जनजाति के किसानों ने वन कॉइन के नाम पर उनके साथ हुई ठगी के मामले में खटीमा में सक्रिय गैंग से निजात दिलाने और उनके रुपये वापस दिलाने की मांग की। जनजाति के किसानों ने कहा कि उनकी तरह सैकड़ों लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। एसडीएम बिस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे ज्ञापन में चांदा निवासी ऋषिपाल सिंह, नदना निवासी दिनेश सिंह राणा, बिगराबाग निवासी अमित सिंह राणा, पहनिया निवासी श्री कृष्ण राणा ने कहा कि भूड़ निवासी व्यक्ति ने 6 महीने में रकम कई गुना होने की बात करके वह वन कॉइन पर पैसे लगवाए और उन्हें भूड़ यहां पर स्थित दुकान पर पहले बुलाया गया और उन्हें झांसे में लेकर रुपये लिए गए। ऋषिपाल 65,000, दिनेश सिंह से 1,60,000,
अमित सिंह से 12,000, कृष्ण सिंह से 1,60,000 रुपये लगवाए गए। इस मामले में पुलिस ने कृष्ण सिंह की तहरीर पर एक मुकदमा पुलिस पूर्व में दर्ज कर चुकी है और एसडीएम बिस्ट में कहा है कि वह ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने के साथ ही कोतवाली पुलिस को इस मामले में जांच के लिए लिखेंगे। बिस्ट ने कहा कि अगर और भी लोग ठगी के शिकार हैं तो वो अपनी शिकायत दे सकते हैं ताकि पूरे मामले की जांच हो सके। ठाकुर जनजाति के कुछ व्यक्तियों द्वारा मेरे को शिकायत दी गई है और एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम उचित माध्यम से पहुंचा देंगे। उनका शिकायत ये है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा वन क्वीन नाम की कोई स्कीम चलाकर इनसे लाखों की ठगी और धोखाधड़ी की है। तो यह मैंने हमारे जो यहाँ के कोतवाल साहब हैं उनको इसकी जाँच दे दी है। इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व एक वन कॉइन नाम का रमेश राणा द्वारा हमें बताया गया था कि इसमें पैसे लगाओ तो इसमें आपको काफ़ी पैसे लाखों में खेलोगे, आप लखपति बन जाओगे। हमने कहीं से पैसा कहीं बैंक से लोन लेके दिया है और उसके हमें कहा कि 6 महीने बाद आपका ये ओपन मार्केट में आ जाएगी तो आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे। हमने जहाँ तहाँ से करके पैसे का व्यवस्था करके इनको दिया, लगाया पैसे और जो है फिर 6 महीने बाद बीत गए, फिर 1 साल बीत गया। हमने कहा क्या हुआ, बोले आपकी वन कॉइन की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बीती 7 और 8 जुलाई को आई बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही आपदा राहत राशि, अन्य राहत कार्यों की जांच और समीक्षा करने के लिए जनपद के एसडीएम अशोक जोशी आज खटीमा पहुंचे। मीडिया को जानकारी देते हुए एडीएम जोशी ने बताया कि अब तक लगभग 20,000 लोगों को 10 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि जो है वो बांटी जा चुकी है, जिसमें कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि कुछ अपात्र लोगों को राहत राशि जो है वो मिल गई है, जबकि बाढ़ से प्रभावित पात्र लोग अभी भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि उनकी स्थानीय अधिकारियों से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें राहत राशि जो है वो प्रदान की जाए और अपात्र लोगों की पहचान करने के लिए जांच अभियान जो है वो चलाया जाए और साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर क्षेत्र में आए नुकसान का भी जायजा लिया गया। वहीं अब तक ऐसे जो लगभग 50 से 60 लोग जो भी आपदा राहत राशि पाने के लिए अपात्र ना रहते राशि के चेक खटीमा तहसील में वापस जमा कर दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी आपदा राहत के पात्र हैं उन्हें संपर्क करें, जिससे कि राहत राशि जो है वो प्रदान की जा सके। देखिए ऐसा है कि आपको पता है कि 7 और 8 तारीख को खटीमा तहसील में अतिवृष्टि हुई थी, उससे यहाँ काफी जलभराव हो गया था और कई लोगों के मकानों में पानी भर गया। तहसील प्रशासन द्वारा जो शासन से अनुमन्य राहत राशि है दैवीय आपदा के तहत उसका वितरण यहाँ अभियान चला के किया गया है और अभी तक लगभग 20,000 लोगों को चेकों का वितरण भी किया जा चुका है। तो इसी बीच मीडिया में और अन्य स्रोतों से जिलाधिकारी महोदय को भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने, कुछ लोगों ने यहाँ से शिकायत की कि साहब कई पात्र लोगों को अभी तक धनराशि नहीं मिल पाई है और कुछ ऐसे लोगों को धनराशि वितरित हो गई है जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आ गए। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि आप जो है पूरी तहसील में आप विभिन्न गाँवों का टीम बना के मौके पे जाके लोगों से बातचीत करें और उनको ये बताएं कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति छूट गया है तो यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है जिसको पैसा नहीं मिला है तो वो अपनी लिखित शिकायत दे और उसमें जांच करा के हम उसको धनराशि का वितरण कराएंगे यदि वो पात्र पाएगा। चलिए आगे बढ़ते। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट में इन दिनों पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं जल संस्थान के जेई निरंजन हड्डिया से निर्वातमान सभासद ने बात की तो उन्होंने बताया कि पानी के जल पंप में टेक्निकी खराबी के कारण जल आपूर्ति नहीं हो पाई।
वहीं जेई द्वारा बताया गया कि बाजपुर से एक टेक्नीशियन बुलाया गया, जबकि बीते बृहस्पतिवार को अल्मोड़ा से टेक्नीशियन बुलाया गया था। वहीं जेई द्वारा कपकोट सहित अन्य कंपनियों को सहयोग के लिए बुलाया गया है। जल आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा कपकोट सहित भराड़ी अन्य क्षेत्रों में ट्रैक्टर के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। वहीं टेक्नीशियन आने के बाद की जल आपूर्ति बहाल होने की संभावना है। हैंडपंपों में पानी भरने वालों की लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। जी बताइए सर, पानी का बिल तो हम बराबर जमा कर रहे हैं कहीं पर भी, और पानी की इतनी किल्लत हो रही है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी देखो यहीं पर देख लो आप, सभी लोग हैंडपम्प में आ रहे हैं। ये हैंडपम्प अगर नहीं होता तो यहाँ पर पूरी पब्लिक ही बिना पानी की रह जाए। और भाई क्या कहे, पानी की व्यवस्था सही करनी चाहिए किसी ने भी। कब से हुआ है पानी किल्लत, कब से कपकोट में हुई है? ये जब से बरसात हुई तब से पानी की किल्लत ही चल रही है यहाँ पर, और परमानेंट चल रही है। आपने तहसील दिवस में इस मुद्दे पर बात कराई थी, तो क्या कहा गया था इसमें? तहसील दिवस में भी इसकी बात करी थी। पानी की व्यवस्था के बारे में कल परसों ही हुई है इसकी बात। तो क्या कहा गया? हो जाएगा बोल रहे थे वो, वहाँ से हो जाएगा बोल। जल संस्थान कपकोट की कार्य प्रणाली पर जो है एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इनके वहाँ आए दिन जो है उपभोक्ता इनके पानी के लिए तरस रहा है। नलों में पानी की बूंद नहीं आ रही है। पूछने पर बताते हैं कि हमारी मोटरें जो हैं फूक गई हैं, मोटर नहीं चल रही है, टेक्निकल फॉल्ट आया है। फॉल्ट आने से पहले जो है इन लोगों को जो है उपभोक्ताओं को पानी की सप्लाई के लिए जो है पहली जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जनरेटर होने चाहिए इनके पास, जिसे जो है मोटरों को चलाया जा सके, पानी जो है जनता तक पहुंच सके। नदियों में आजकल पानी पूरा जो है, नदी से भी अगर आदमी धारे नौलों से भी पीता, आजकल पूरा पानी प्रदूषित आ रहा है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परमिशन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। 6 महीने यानी 2 जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। नगर पालिका अल्मोड़ा, नगर पालिका पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के लिए शासन स्तर से जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। डीएम की ओर से इन निकायों को निगम बनाने के लिए सीमांकन संबंधी जो पूरी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकायों का उच्चीकरण उनकी सीमा में ही हो गया है। कोई ग्राम पंचायत में विस्तार नहीं किया जा रहा है, और इस प्रकार का जो भ्रम है वो लगातार फैलाया जा रहा है। निकाय चुनाव निश्चित रूप से बहुत जल्द कराने की स्थिति में होंगे। हमारे द्वारा जो उससे पहले की क्रियाएं लगभग हम पूरी करने की स्थिति में हैं, और जो हमारी मतदाता सूची है कंप्लीट हुई है। हमारे जो सीमांकन है 2, 3, 4 हमारे जो निकाय है उसको छोड़ के सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। उसके बाद जो ये बचे हमारे सीमांकन वाले निकाय हैं, उनके सीमांकन होने के पश्चात फिर हम लोग जो हमारे को आरक्षण करना है सभी निकायों में सीमांकन होने के बाद वो क्रिया पूरी करेंगे। और जैसी ये क्रिया पूरी होगी तो आप को मैं सरकार की ओर से आश्वस्त कर रहा हूँ कि उसके बाद सरकार निकाय चुनाव। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर की, जहां जिला मुख्यालय पर एक नाबालिग के साथ 2 दोस्तों के दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यानी ये जो मामला है ये उजागर हुआ है। 2 दोस्तों के नाबालिग को अश्लील फोटो के नाम पर ब्लैकमेल किए जाने के बाद अब तीसरा आरोपी भी नाबालिग पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था।
पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस को सौंपी गई तहरीर में कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी की सोशल मीडिया के माध्यम से सिसई बंडिया निवासी एक युवक से पहचान हुई। इस दौरान आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो भी ली और किसी को बताने पर उसकी फोटो वायरल करने की उसको धमकी भी दी। इसके बाद आरोपी ने युवक को नाबालिग की अश्लील फोटो अपने दोस्त को भेज दी है, जिसके बाद आरोपी के दोस्त ने भी पीड़िता को ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये सिलसिला यही नहीं थमा, उसके बाद दूसरे आरोपी ने भी अश्लील फोटो को रुद्रपुर निवासी अपने दोस्त को भेजी। आरोप है कि अब तीसरा आरोपी भी नाबालिग को धमकी देकर मिलने के लिए बुला रहा था। लगातार धमकी से नाबालिग पीड़िता परेशान रहने लगी। जब घर वालों ने उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो उसने आप बीती बता दी। परिजनों ने अब थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना पुलिस ने परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ जो है वो शुरू कर दी है। देखिए, रुद्रपुर में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक नाबालिग लड़की की कि एक नाबालिग लड़के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके द्वारा उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी खींचे गए। ये वीडियो उसके द्वारा आगे और प्रसारित किए गए और आगे 2 और युवकों को भेजे गए जो उसको इस वीडियोज़ को लेकर ब्लैकमेल किया करते थे। इस कंप्लेंट पर हमारे द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है रुद्रपुर पर और इसमें आगे विधिक कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी इसमें गिरफ्तारी हुई नहीं है, गिरफ्तारी शेष है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास करे जा रहे हैं तुरंत गिरफ्तारी करने के। विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड प्रांत के अध्यक्ष रविदेव आनंद ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और हिंदुओं की हत्या की जा रही है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने विश्व के मानव अधिकार संगठनों से मांग की है कि आगे आकर इस घटना की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाएं और साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी बांग्लादेश के हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में डेमोक्रेसी तेजी से बदल रही है। उत्तराखंड में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की बढ़ती संख्या देखने को मिल रही है। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहाँ के हिंदुओं से कोई भी संबंध ना होने के बावजूद उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वह उनकी संपत्ति को आग लगाई गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ के एस्कॉन जो वहाँ की एक हिंदू संस्था है, उन्होंने कोरोना काल में और अन्य समय में भी वहाँ के 1 लाख सवा लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाया, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भारत की सरकार को ये आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं को टारगेट करके उनकी क्रूर हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों में लूटपाट की जा रही हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, बेटियों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी दुकानें, घर और व्यावसायिक संस्थानों को लूटा जा रहा है। ये एक पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि एक कट्टर विचारधारा दुनिया के अंदर दुनिया की मानवता को नष्ट करने के लिए निकली है। तो आज हम सरकार से, बांग्लादेश के भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें जो है निकालने का प्रयास किया जाए उधर से और सीमाओं को सुरक्षित किया जाए। आज जितनी दुनिया की संस्थाएं हैं और भारत के अंदर जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो इस कत्लेआम पर चुप हैं, उन्हें बोलना चाहिए और हिंदुओं के संरक्षण के लिए खड़े होना चाहिए। उस पर एनसीआर लागू करके
और उनको चिन्हित करके उनको देश से बाहर खदेड़ना चाहिए। उनका इस देश में कोई काम नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हिंदू संगठनों ने पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं ने जसपुर एसडीएम कार्यालय परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्यों में कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि बांग्लादेश में राजनीति में तख्ता पलट होते ही अन्य समुदाय के लोगों द्वारा हिंदुओं के धार्मिक स्थल और हिंदू समुदाय की संपत्तियों को तहस नहस कर हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोगों को बर्बरता से मारा जा रहा है। उसकी आलोचना करते हुए जसपुर एसडीएम माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। इस समय बांग्लादेश के अंदर जिस तरह का माहौल है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए हिंदू बांग्लादेश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बांग्लादेश से असुरक्षित हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर हिंदुस्तान में भेज दिया जाए। प्रदर्शन कार्यक्रम में मातृशक्ति भी मौजूद रही। हिंसा देखने को मिली, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो उनका आंतरिक मामला था। परंतु जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत में उनको शरण दी है। यहाँ पे जसपुर तहसील में करीब 200 व्यक्ति, 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और आईटीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि जो अत्याचार, जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं शरण अपने हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को दी जाए। क्योंकि वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है, संसार में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे हिंदुओं का कोई स्थान हो या हिंदू वहाँ जाकर के शरण ले लें। इतनी गलत ढंग से नरसंहार चल रहा है। शेख हसीना जी की गवर्नमेंट गिरते ही वो बड़ा अच्छा शासन चला रही थी। जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गिरी, हिंदुओं के साथ ये नरसंहार, हिंदुओं के साथ अत्याचार आरंभ हो गए वहाँ पे। और ये मानिए कि जो बच्चे उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।